ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और वर्कशॉप कैलकुलेशन का किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने बताया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ संभावित क्वेश्चन स्टूडेंट के फीडबैक पर आधारित। ठीक है, जो आपके सीबीटी के एग्जाम चल रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन बताया था हमें कि सर एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया था, तो लगभग 30 से 32 क्वेश्चन है। आप लोगों को जब मैंने सीरीज करवाई थी तो 250 क्वेश्चन थे, तो उन 250 क्वेश्चन में से 30 से 32 वो क्वेश्चन थे जो बार बार आपके सीबीटी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो अभी तो ज्यादातर लोगों का एग्जाम हो गया होगा, पर जिनका नहीं हुआ है उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, कि आप 30-32 क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है कि इसमें से आपका काम बन जाए। बाकी अगर आपको जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, इसका पीडीएफ आपको यहाँ से मिलेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप उन क्वेश्चंस का पीडीएफ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ उसे डाउनलोड कैसे करना है। आपको चले जाना है वेबसाइट पर www.globalit.org। आप अपने फोन में वेबसाइट को ओपन करेंगे, कुछ इस टाइप से ओपन होगा। आपके फोन में राइट साइड कॉर्नर में ऐसे 3 लाइनें दिखाई देंगी, इन लाइनों पर आपको क्लिक करना है। जब आप उन लाइनों पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये ऑप्शन दिखाई देगा, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, कोर्स, इस टाइप से। आपको नई अपडेट पे क्लिक करना है। इस पे तीसरे नंबर पर होगा आपका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे ऐसे टैब ओपन होगा आपके सामने। आप नीचे को स्लाइड करना, देखिए लिखा होगा आईटीआई मॉडल पेपर 2022। नीचे को आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा रीड मोर। आपको रीड मोर पे क्लिक करना है। रीड मोर पे क्लिक करेंगे फिर इस टाइप से दोबारा ओपन हो जाएगा। नीचे को आप स्लाइड करना और देखेंगे सबसे पहला ही मिल जाएगा स्टूडेंट फीडबैक पर आधारित वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर के क्वेश्चन। इस पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। उसके नीचे फर्स्ट ईयर का भी, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर का डाउनलोड कीजिए, सेकंड ईयर के हैं तो सेकंड ईयर डाउनलोड कीजिए। फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर का भी है, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर का भी है, एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर है, एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर है। तो सभी का मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है। सिर्फ थ्योरी का इलेक्ट्रीशियन का रह गया जिसका आपका सेकंड ईयर यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट ईयर नहीं। तो बाकी सभी आपको ड्राइंग का भी मिल जाएगा। देखिए ड्राइंग का भी यहाँ पे पड़ा हुआ, तो आप डाउनलोड करके यहाँ से पीडीएफ को देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर के नाम से होगा, वहां पर काफी अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल डिटेल में हर एक ऑप्शन के बिल्कुल डिटेल में और वो चीजें कहां से कैसे होती है बताया हुआ है। लेकिन आज का क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्योंकि ये सब मैंने ऑलरेडी पहले से पढ़ा रखा है। आज मैं यहाँ पे फटाफट बस आपको आंसर बताऊंगा कि नहीं ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, आपको डिटेल में पढ़ना तो प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहां से देख लेना आप। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो निम्नलिखित में से कौन पहियों और सड़कों के बीच में कार्य करता है। कि यदि हमारा जो वाहन है सड़कों पे चल पा रहा है या हम किसी भी जमीन पे चल पा रहे हैं तो वह किस वजह से संभव हो पाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में आता रहता है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का नाम सुना होगा। ऑप्शन ए जो है फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण ये चीज है जिसकी वजह से कोई भी कार रोड पे चलने में सक्षम होती है या हम जमीन पर चल पाते हैं। ठीक है, हमारे पैर और जमीन के बीच में कह लीजिए फ्रिक्शन लगता है जिसकी वजह से हम जमीन पर चलते हैं या खड़े रहते हैं। कार भी जमीन पर चल पाती है क्योंकि कार के टायर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन काम करता है, घर्षण काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है। यहाँ ऑप्शन है धातुओं के प्रकार, संपर्क सतह, संपर्क धातुओं की मात्रा, धातुओं की गुणवत्ता। देखिए घर्षण डिपेंड करेगा, कभी भी घर्षण किस पे डिपेंड करता है, कहीं पर घर्षण कब ज्यादा लगता है। घर्षण का मतलब खुरदरापन, कोई भी चीज जितना ज्यादा खुरदरापन वहां पर उतना ज्यादा घर्षण, जितना ज्यादा प्लेन सतह होगी उतना कम घर्षण होगा। घर्षण का मतलब एक तरह से है कि घिसाव, जहां पे जितना ज्यादा घिसाव, घिसाव कब ज्यादा होगा जब सतह खुरदुरी होगी, सतह प्लेन होगी तो वहां पे कोई घिसाव नहीं होगा, आसानी से सरक जाएगा। तो वही कह रहा है कि घर्षण बल किस पे निर्भर करेगा, तो सतह पर निर्भर करेगा। सतह कैसी है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कॉन्टेक्ट सरफेस, संपर्क सतह। सतह कैसी है, हमारी खुरदरी होगी तो घर्षण ज्यादा होगा, प्लेन होगी तो घर्षण कम होगा। प्लेन का मतलब मुलायम, समतल। ठीक है, तो इसका मतलब संपर्क सतह पे निर्भर करती है कि जिस सतह से संपर्क हो रहा है सतह कैसी है, उस पर हमारा डिपेंड करता है घर्षण बल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। घर्षण गुणांक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का चिन्ह यूज किया जाता है। तो घर्षण गुणांक को म्यू से डिनोट करते हैं। किससे, म्यू से। फार्मूला होता है घर्षण गुणांक एफ इक्वल टू म्यू आर। आर हमारा जो होता है डब्ल्यू के बराबर होता है, मतलब जो वस्तु का भार होता है उसी के बराबर आर होता है प्रतिक्रिया बल होती है। इसलिए कहीं कहीं पे एफ इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, एफ हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, डब्ल्यू या लोड होता है, भार होता है, या फिर आर ले लेते हैं तो अवलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, और म्यू हमारा घर्षण गुणांक होता है। तो वही पूछा है कि घर्षण गुणांक को किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि घर्षण कोण क्यू है तो घर्षण गुणांक क्या है। ठीक है, दरअसल इसे क्वेश्चन में लिखना चाहिए था कि घर्षण कोण थीटा है। थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया कि घर्षण कोण अगर थीटा है, कहीं पर भी कोई हमारा घर्षण लग रहा है और वहां पे जो घर्षण कोण है वो क्या है, थीटा है।
तो फिर घर्षण गुणांक क्या होगा, तो फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू घर्षण कोण जो होता है यहाँ पे थीटा दे रखा है और यह घर्षण गुणांक होता है। तो घर्षण गुणांक को म्यू से डिनोट करते हैं ना, अभी मैंने जस्ट पहले बताया। तो म्यू बराबर होता है tan थीटा, फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। हम इसका यूज न्यूमेरिकल में भी करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, घर्षण कोण थीटा दे रखा है और घर्षण गुणांक पूछ रहा है, तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर tan थीटा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, tan थीटा। बिल्कुल आसान है, इस सब मैंने बिल्कुल सक्सेस करा रखा है। ठीक है, वीक फीड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहन का उपयोग किया जाता है। वीक फीड मतलब वह ऐसा होता है जिसमें एक बत्ती नुमा लगा रहता है और उसमें से टपक टपक कर स्नेहन होता है। किसी भी मशीनी भाग पर जब हमें स्नेहन करना होता है तो उसमें क्या लगा होता है, कोई मान लीजिए ऐसे इसमें लिक्विड भरा हुआ और इसमें लगी रहती है हमारे क्या बत्ती टाइप का लटका हुआ रहता है। यहाँ से क्या लटका रहता है, बत्ती, मतलब रुई की, कपड़े की हो सकती है। अब इसमें से क्या होता है कि अब लिक्विड में बत्ती हमारी डूबी रहती है जिसमें से तेल टपक टपक के गिरता रहता है। तो वही पूछ रहा है कि वीक फीड स्नेहन, इसमें तेल जो टपक कर गिरता रहता है वो क्या होता है, लूब आयल होता है, ग्रीस। तो भाई ग्रीस कभी टपक करके गिरेगा, ग्रीस तो गिरेगा नहीं। बाकी शीतलक, कटिंग आयल, ये सब हम कहाँ यूज करते हैं, कूलेंट के रूप में यूज करते हैं। फ्रिक्शन के लिए यहाँ पूछ रहा है ना, प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहन का यूज किया जाता है। ठीक है, फीड स्नेहन में तो उसमें हम लूब आयल और मोबिल ऑयल का यूज करते हैं। किसका, लूब आयल बोलते हैं। लूब आयल मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल के रूप में मोबिल वगैरह यूज किया जाता है फ्रिक्शन को दूर करने के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि इंजन के चलने वाले भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। कि इंजन, जो हमारे इंजन होते हैं, जो उनके पार्ट्स मूव करते हैं, ठीक है, तो उसमें कह रहा है इंजन के चलने वाले भाग, किसी भी इंजन में जो चलने वाले भाग है उसमें स्नेहक तेल का उपयोग क्यों किया जाता है। भाई कभी भी आप किसी मशीन में तेल क्यों देते हो, ताकि वो स्मूथली चले। स्मूथली चले का मतलब फ्रिक्शन कम, कोई भी चीज स्मूथली कब चलेगी, जब दोनों पार्ट्सों के बीच में फ्रिक्शन कब होगा। ठीक है, कोई भी चीज आसानी से किसी चीज पे स्लाइड कब करती है, जब दोनों पार्ट के बीच में फ्रिक्शन कम होगा, मतलब हो सकता है समतल होगी। अगर खुरदरापन होगा तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो एक तो आपका पावर ज्यादा लगेगा, पावर आपका नुकसान होगा। दूसरा, पार्ट में जब फ्रिक्शन होगा तो पार्ट जल्दी घिस भी जाएंगे, तो आपके पार्ट्स का भी नुकसान होगा। इसीलिए हमारे पावर कम लगे, हमें पावर जो वहां पे व्यर्थ होती है वो कम हो और पार्ट जल्दी घिसे बिना, उसके लिए क्या किया जाता है, स्नेहक का यूज किया जाता है, मतलब फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जो इंजन के चलने वाले पार्ट्स होते हैं उसमें तेल वगैरह देते हैं, ताकि वहां पे फ्रिक्शन कम हो, जिससे कि पार्ट्स कम घिसेंगे और पावर भी वहां पे हमारी कम बेकार जाएगी, कम व्यर्थ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किसी वस्तु के झुकाव का अनुमानित कोण क्या होगा यदि घर्षण गुणांक m, फिर यहाँ पे m लिख रहा है, जबकि घर्षण गुणांक को इसको किससे लिखना चाहिए, म्यू से लिखना चाहिए। ठीक है, पूछा गया व्हाट विल बी द प्रश्न एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना दे रखा है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मतलब थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, और म्यू का मान दे रखा है। आपको मालूम है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, म्यू इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, हमसे किसका मान पूछ रहा है, झुकाव कोण पूछ रहा है। मैंने बताया था ना, जैसे ये वस्तु होती है तो ये थीटा होता है, मतलब यही झुकाव कोण होता है। तो झुकाव कोण पूछ रहा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू। जब tan को इधर भेजेंगे ना तो tan इनवर्स हो जाएगा, उसके साथ म्यू लिख लेंगे। अब देखते हैं हमें वैल्यू किसका दिया, देखिए यहाँ दिया घर्षण गुणांक का मान दिया है, घर्षण गुणांक को म्यू से दिखाते हैं और घर्षण गुणांक का मान कितना 0.84 है, मतलब tan इनवर्स 0.84, म्यू का मान हमने रख दिया 0.84। अब अगर हम इसका मान निकाले tan इनवर्स 0.84 का, तो हमें थीटा का मान पता चल जाएगा। या कैसे निकलेगा, तो आप इसे या तो टेंजेंट वाले जो टेबल सारणी होता है वहां से निकाल सकते हो, या जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसकी मदद से इसको निकाला जा सकता है कि tan इनवर्स 0.84 का मान क्या होगा। जो tan इनवर्स 0.84 का मान होता है वह 40.03 डिग्री के लगभग होता है। ठीक है, तो आप इसको दरअसल याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कहाँ आप जाएंगे टेबल ढूंढ ले, ऊपर से वहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर ले नहीं जाने देते हैं, तो आप इस मान को याद ही रख लीजिए। ठीक है, कि tan इनवर्स 0.84 का मान कितना होता है, 40.03 डिग्री होता है, या इसी को 40 डिग्री हम मान सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अब वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। वृत्त का सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र की बात कर रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, तो किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वहां होता है जिस पर उस वस्तु का समस्त भार टिका रहता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर वह वस्तु संतुलन में आ जाए, जिस बिंदु पर वह वस्तु संतुलन में आ जाए वही उसका गुरुत्व केंद्र होता है। तो
कोई सर्कल होगा, अगर उसे आप संतुलन मिलना चाह रहे हैं तो उसके सेंटर पे जब रखेंगे हाथ तभी तो वो आपकी उंगली पे टिकेगा। संतुलन का मतलब क्या, आप इस उंगली को उसे टिकाना चाह रहे हैं तो किस पॉइंट पे आप उंगली रखोगे कि वह इस पे टिक जाए, संतुलन में आ जाए, वही होता है। तो वृत्त का कहां होगा, तो जो वृत्त है हमारा इसका सेंटर पे अगर आप उंगली रख के उठाओगे तो यह वृत्त बिल्कुल सीधा यहाँ उंगली पे टिकेगा। अगर इधर उधर रखोगे तो यह गिर जाएगा, संतुलन में नहीं आएगा। इसका मतलब संतुलन कहां आएगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो वृत्त के केंद्र पर, मतलब इसके केंद्र पर जो होता है इसका गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, जो हमारा सर्कल होता है, ठीक है। तो जब एक बिंदु दूसरे बिंदु से मिलता है जीवा कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो जो केंद्र से होकर के जाएगी, वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगी। सारी जीवाएं हैं, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से होकर के जो जाती है उसे क्या बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं व्यास। व्यास मतलब डायामीटर, व्यास का मतलब डायामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भाई वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही है तो ये हो जाएगा व्यास मतलब डायामीटर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, व्यास है, यही सबसे बड़ी जीवा होगी। उसके बाद जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे लाइनें छोटी होंगी, ऊपर भी छोटी होती जाएंगी। सबसे लंबी लाइन कौन सी है, ए वाली है, तो यही सबसे बड़ी जीवा हो गई। और इसको हम क्या बोलते हैं, चूंकि ये केंद्र से होकर जाती है तो इसको व्यास बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 2πr, ठीक है। आसान है तो सीधे फार्मूला पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप लोग जानते होंगे πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा πr स्क्वायर। कभी कभी डी के रूप में पूछ लेता है कि इसको डी के रूप में या आर त्रिज्या के रूप में क्षेत्रफल है, व्यास के रूप में क्षेत्रफल जब पूछता है तो पाई, अब डी बराबर क्या होता है आप जानते हैं, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। आर की जगह आपको डी रखना, आर इक्वल टू डी अपान 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब रखेंगे आर की जगह डी अपान 2 इसका होल स्क्वायर, बाहर क्या आ जाएगा पाई डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा बटे 4 पाई डी स्क्वायर अपान 4, ठीक है। तो यह व्यास के रूप में होगा, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या के रूप में ऑप्शन में मिल गया πr स्क्वायर, तो बी हमारा सही हो जाएगा। व्यास के रूप में होता तो ये सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है वृत्त का व्यास क्या है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, व्यास पूछ रहा है, ठीक है। हमें फार्मूला मालूम है, अभी हमने पढ़ा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr स्क्वायर। हमें क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, πr स्क्वायर इज इक्वल टू, क्षेत्रफल दे रखा है 706.5, ठीक है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 706.5 अपान पाई, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान या तो 22/7 रख करके इसमें भाग दे लीजिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या 3.14 भी होता है पाई का मान। पाई का मान क्या होता है 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है, कोई सा भी रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 706.5/3.14। मैं यहाँ पे भाग नहीं दूंगा, कैलकुलेटर से देना या खुद से दे के देख लेना। जब इसी इसमें भाग दोगे ना तो लगभग आएगा 20, 30, 60, 70, ठीक है, 30 दूना 60, ये हो जाएगा आपका 225 के लगभग, ठीक है। ये आप देख लेना 225 के लगभग आएगा। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √225, और आपको मालूम है 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 225 होता है। तो r बराबर 15 आ जाएगा, क्या सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर आ जाएगा, या r क्या आ गया त्रिज्या आ गया, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में व्यास पूछ रखा है, हमने त्रिज्या निकाल लिया, व्यास पूछ रखा है। आपको मालूम है व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणित त्रिज्या, व्यास क्योंकि त्रिज्या का दुगुना होता है। तो अगर हम त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो हमें व्यास पता चल जाएगा। व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो त्रिज्या का दुगुना कर दे व्यास पता चल जाएगा, मतलब 15 गुणे 2, 2 गुणे 15, 15 गुणे 2 बराबर 30 सेंटीमीटर। यह क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5a स्क्वायर b इतना का गुणनमान क्या है, क्या दे रखा है 5a स्क्वायर b इंटू 8a टू द पावर 5 b टू द पावर 3। ऐसे में क्या होता है, जब भी कभी कोई नीचे वाले अगर जिनके पद बराबर होते हैं, कहने का मतलब है नीचे का जो संख्याएं समान होती हैं उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। जब भी गुणा रहता है तब, जैसे a स्क्वायर का a टू द पावर 5 में गुणा है तो इनके घात आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनके बेस बराबर है। जब भी बेस बराबर होते हैं उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं जब उनका आपस में गुणा हो। तो यहाँ पे देखिए एक तो ये नॉर्मल हो जाएगा 5 8 है 40 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको एक साथ लिखिए a स्क्वायर, अब इसके साथ इस a वाले को लिख लीजिए इंटू a टू द पावर 5, फिर b वाला लिख लीजिए इंटू b, फिर ये वाला b लिख लीजिए इंटू b टू द पावर 3, यही है ना, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या होता है जब बेस बराबर हो तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब 40
ए टू द पावर घात आपस में जुड़ेगा तो 2 + 5 हो जाएगा। वैसे b है, यहाँ पर दोनों बेस बराबर है तो इनके घात आपस में जुड़ेंगे, b की पावर कुछ नहीं है तो इसे 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 + 3, अगला हो जाएगा 40, a टू द पावर 7 और b टू द पावर 4। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला देखिए फार्मूला भी पूछा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n का मान क्या होगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। मैंने बताया जब बेस बराबर होते हैं तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब दो संख्याओं का आपस में गुणा हो और उनके बेस बराबर हो तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं, m + m दोनों घात जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा a टू द पावर m + n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है 1/a टू द पावर m का मान क्या होता है, 1/a टू द पावर m, इसकी वैल्यू पूछ रखा है हमसे, 1/a टू द पावर m। तो कभी भी जब हम घात को किसी भी चीज को ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो उनके घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे अब यहाँ पे अगर हम इसको सिंपल लिखना चाहें a टू द पावर m, अब हमने इसको क्या किया, नीचे से ऊपर ले गए तो इसका घात का चिन्ह बदल जाएगा, नीचे पॉजिटिव था तो ऊपर माइनस हो जाएगा। या अगर मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास a टू द पावर m और इसको मैं बटा के रूप में लिखना चाहूँ 1/a टू द पावर m, तो यहाँ पे जब हम इसको ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो इसके घात में क्या होगा, घात परिवर्तित हो जाएगा। मतलब घात का जो चिन्ह होता है वह पावर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज था, जब इसको सिंपल लिखेंगे तो a टू द पावर -m हो जाएगा, क्योंकि ऊपर गया तो इसका घात चेंज हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है a टू द पावर m इंटू n के बराबर कौन सा है। देखिए क्या लिखा, a टू द पावर m बाहर n है। कभी भी जानते हैं जब ब्रैकेट खुलता है तो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का अंदर वाले में गुणा हो जाता है। नॉर्मल पे जब आप मैथ पढ़ते हैं तो क्या होता है, कभी भी जब ब्रैकेट तोड़ते हैं हम लोग तो बाहर वाली संख्या का अंदर वाले में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे वही होगा, a टू द पावर m है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा m इंटू n, m इंटू n मतलब a टू द पावर m इंटू n लिखिए चाहे a टू द पावर mn लिखिए, दोनों एक ही बात है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है a + b का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या, आप लोग जानते होंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। कहीं कहीं पर इसको बीच में लिख लेता है, यहाँ देख लीजिए जैसे लिखा है a² + 2ab + b², आगे पीछे कैसे भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है 625 के पावर 0 की घात शून्य का मान क्या होता है। देखिए पूछ रहा है 625 की घात अगर शून्य हो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया, काफी बच्चे ये बता रहे थे सर ये वाला आया हुआ है। तो 625 के पावर 0 हो, चाहे 25 के पावर 0 हो, चाहे 5 के पावर 0 हो, कोई भी संख्या हो, चाहे 1000 के पावर 0 हो, किसी भी संख्या का घात अगर शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 625 हो या कुछ भी, अगर कोई भी संख्या है उसका घात शून्य है तो उसका मान 1 होगा। हो सकता है a टू द पावर 0 पूछ ले, m टू द पावर 0 पूछ ले, कुछ भी हो तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। a टू द पावर m/n का मान क्या होगा। देखिए थोड़ा चेंज कर दे, a टू द पावर m/n का मान पूछ लिया, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना हो कि जिसका n है ना यह आगे आ जाता है, ठीक है। n आगे आ जाएगा और यह वाला चीज किसमें चला जाएगा, अंडर रूट में। आई बात समझ में, जो नीचे वाला ये आगे आ जाएगा और ये वाली चीज अंडर रूट में चली जाएगी, ये होता है n a टू द पावर m अंडर रूट में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है a³ - b³ का विस्तारित रूप कौन सा है। a³ - b³, देखिए फार्मूला सीधे पूछ रखा है, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और ऑलरेडी मैंने इनको 250 क्वेश्चन की सीरीज वाले में करा रखा है। a³ - b³, ठीक है, a³ - b³ इसका क्या होता है। तो देखिए a³ - b³ का जो फार्मूला होता है, पहले में a - b ब्रैकेट में a² + b² + ab होता है, ठीक है। ऐसे a³ + b³ का होता है तो उसमें पहला वाले में प्लस हो जाता है। किसका पूछता, a³ + b³ का अगर पूछता तो इसमें क्या होता, पहले वाले में प्लस हो जाता, दूसरे वाले ब्रैकेट में तो माइनस आता, और a² + b² - ab, ठीक है। इसमें पहले माइनस वाले में पहले में माइनस आता था, अंदर वाले बाकी प्लस रहता है। ऑप्शन देख लीजिए, a³ - b³ का पूछा था, a - b a² + b² + ab। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल फार्मूला है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है विकृति की इकाई क्या है। ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, विकृति की इकाई, ठीक है, यूनिट ऑफ स्ट्रेन। विकृति क्या होता है तो आपको मालूम होगा, विकृति स्ट्रेन बराबर क्या होता है, फार्मूला अगर याद होगा तो आप आसानी से कर लोगे, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई।
लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो हम मात्रक कैसे निकालते हैं, जो चीजें फार्मूले में होता है उनका मात्रक लिख देते हैं, वही उनका मात्रक बन जाता है। तो यहां पर देखिए अगर लंबाई में परिवर्तन, भाई लंबाई में परिवर्तन हो रहा था, जब भी उसका मात्रक होगा तो मीटर में होगा या एमएम या सेंटीमीटर में, मान लेते हैं मीटर में होगा, मीटर बटे प्रारंभिक लंबाई, नीचे भी लंबाई है मीटर, ऊपर भी लंबाई है, नीचे भी लंबाई है, दोनों लंबाई ही है, तो दोनों का मात्रक सेम होगा, मीटर मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, इसका कोई मात्रक ही नहीं है, नो यूनिट, दोनों कट गया ना, कोई मात्रक बचा ही नहीं, तो इसीलिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है लंबाई में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है, तो आप लोग वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है ग्लोबल ITI अभी के नाम से। ठीक है, आप इसको इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे और वहां पे बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लंबाई में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, कि अगर लंबाई में परिवर्तन को व्यक्त करना है ना तो उसको डेल्टा एल, अभी मैंने पीछे वाले फार्मूले में बताया, डेल्टा एल बताया ना, विकृति बराबर क्या था, लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई को एल से, लंबाई में परिवर्तन को डेल्टा एल से। कहीं पर डेल्टा एल को ऐसे भी लिख देता है, कहीं पर ऐसे भी डेल्टा बना देता है, कहीं पे ऐसे बना देता है, वो ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से बनाया हुआ है, तो जो लंबाई में परिवर्तन होता है उसको डेल्टा एल से दिखाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी स्टील को लगभग 723 डिग्री तक गर्म करने पर बनने वाली संरचना का क्या नाम है। ठीक है, किसी भी स्टील को जब गर्म किया जाता है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है ना तो आप देखिए पार्ट 180 लिखा हुआ है ना, तो आप जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो सेकेंड ईयर के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और पार्ट 18 देखिए, पार्ट 18 का जो लास्ट क्वेश्चन कराया गया होगा, इसको मैंने वहां पे बिल्कुल डिटेल में 10 मिनट लगभग लगा हुआ, बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है कि किसको क्या कहते हैं। यहाँ पे मैं उतना टाइम नहीं लूंगा, बस तुरंत बता दूंगा। किसी स्टील को लगभग 723 डिग्री तक गर्म करने पर, तो जो स्टील को गर्म किया जाता है, जो 723 डिग्री सेल्सियस होता है ना, उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। जब वो स्टील उस टेम्परेचर पे पहुंचती तो वहां से स्टील में जो होता है कार्बन घुलना आरंभ होता है। जब कार्बन घुलना आरंभ होता है तो स्टील के आंतरिक संरचना में परिवर्तन आने लगता है। जब स्टील के आंतरिक संरचना में परिवर्तन आने लगता है तो उस स्टेज को ऑस्टेनाइट बोला जाता है। आई बात समझ में, उस स्टेज को ऑस्टेनाइट बोलते हैं। ऐसे गर्म करते करते जब हम उसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, तब वो जो होता है हमारा स्टील में कार्बन पूर्ण रूप से घुल चुका होता है। जब स्टील में कार्बन पूर्ण रूप से घुल जाता है तो बोला जाता है कि यह पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में परिवर्तित हो चुका है, उसका संरचना पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में परिवर्तित हो चुका है। तो 723 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो ऑस्टेनाइट में परिवर्तन करना शुरू करता है, आरंभ करता है। तो ये पूछा था 723 डिग्री सेल्सियस पर बनने वाली संरचना ऑस्टेनाइट होती है, जो कि बनना आरंभ होती है 723 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है टेम्परिंग प्रक्रिया में धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका रंग ब्राउन होता है 250 डिग्री सेल्सियस पर। नीला कब होता है, नीला जब उसे हम 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तब नीला हो जाता है। जब उसे 270 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाता है तो वह बैगनी कलर का बन जाता है। और जब उसे हम गर्म करते हैं 230 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो वह पीला या हल्का पीला बोलते हैं, भूसा के कलर का पीला। भूसा जानते होंगे, जो गेहूं को काटने के बाद जब उसको थ्रेसर में उसको घुमाया जाता है तो वहां से जो भूसा निकलता है, गेहूं अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। तो भूसे के कलर का जो पीला होता है उस कलर का कब होता है, जब वो 230 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज गणना में मूलधन को किस प्रकार दर्शाया जाता है। साधारण ब्याज की गणना में मूलधन को P से दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मूलधन को किससे, प्रिंसिपल, P से क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, I से इंटरेस्ट को दिखाते हैं, ब्याज को दिखाते हैं। ठीक है, R से दर को दिखाते हैं, रेट, रेट मतलब दर को दिखाया जाता है। और N से किसको दिखाते हैं, समय को दिखाते हैं, जो कि या वर्ष को दिखाते हैं, जो वर्ष में या समय में दिया गया होता है। तो ये सब होता है। यहाँ पे हमसे मूलधन का पूछ रखा था तो उसे P से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज में गणना में वर्षों को कैसे दर्शाया जाता है। वर्ष को N से, अभी मैंने बताया भाई, P से मूलधन, I से इंटरेस्ट ब्याज, R से रेट या दर और N से समय या वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है। कभी भी हम जब लाभ निकालते हैं प्रतिशत में ना, कि कितना प्रतिशत का हमें लाभ हुआ या कितना प्रतिशत की हमें हानि हुई, तो यहाँ भी वही चीज पूछ रखा है कि जो लाभ होता है उसको कैसे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रुपया में कि कितने नहीं, और डॉलर में आपका स्टार दे रखा है, यहाँ पे है प्रतिशत। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि लाभ को हम परसेंटेज में, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 208 रुपए के लाभ के साथ लागत मूल्य
7,282 रुपए है, तो बिक्री मूल्य क्या है? बिक्री मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब जो जिस रुपए में हमने उसे खरीदा उसी को क्रय मूल्य बोलते हैं ना। किसी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदा जाता है उसी को क्रय मूल्य या लागत मूल्य, कि कितना लगाकर हमने खरीदा है, वो लागत मूल्य होता है। और 208 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला मालूम होगा कि किसी भी वस्तु को हम बेचते किस पे हैं, विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य प्लस लाभ। भाई कोई भी वस्तु आप बेचोगे तो कुछ न कुछ लाभ पर बेचोगे ना, तभी तो आपको कुछ फायदा होगा। तो जी ऐसा थोड़ा कि जितने हम खरीदा उतने में बेच दिया, तो उसका मतलब ही क्या निकलेगा? क्यों इतना मेहनत करोगे? तो जो क्रय मूल्य होता है मतलब जिसपे हमने खरीदा और जो हमने उस पर लाभ कमाया। भाई जितने में हमने खरीदा 20 पे खरीदा 22 में बेच दिया, तो 20 रुपए में खरीदा और 22 में बेचा तो हमने 2 रुपए का लाभ कमाया। तो मतलब जो हमने खरीदा था जिस मूल्य में और जो लाभ कमाया था, अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 20 2 22, तो 22 रुपए ही क्या हो जाएगा? हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब बेचने वाला मूल्य हो जाएगा। तो वही यहाँ पूछा था, बिक्री मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य क्या है दे रखा है 7,282 रुपया में हमने खरीदा था, लाभ कितना हुआ था बता रखा है 208 रुपया हुआ था, मतलब इतने में खरीदा और इतना लाभ हुआ। तो हमने बेचा कितने में रहा होगा? दोनों को जोड़ देंगे उतने में बेचा रहा होगा। 8 2 10 को 0, हासिल 1, 8 1 9, 2 2 4 7, 7,490। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है मशीन इंजीनियर द्वारा किस हैंडबुक का उल्लेख किया गया है? मशीन इंजीनियर के द्वारा तो मार्क स्टैंडर्ड होती है, जिस बुक का मशीन इंजीनियर के द्वारा उल्लेख किया गया। ये भी आपके क्वेश्चंस में पूछा गया है, आपके सीबीटी वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एक बुकलेट का नाम क्या है, या फिर कभी कभी हिंदी में से पुस्तिका लिख देता है। एक पुस्तिका का नाम क्या है? बुकलेट या फिर पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न शर्तों की दर इंगित की गई, जहां पर विभिन्न रेट दिखाए गए, लिखा ना रेट ऑफ वेरियस, ठीक है, विभिन्न प्रकार के रेट जहां पे दर्शित इंगित किया गया दिखाया गया है, तो वो क्या होगा? मूल्य सूची होगी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, प्राइस कैटलॉग, मूल्य सूची। भाई मूल्य सूची में तो अलग अलग रेट दिखाया गया होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मूल्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट संदर्भ का अन्य शब्द क्या है? पॉकेट संदर्भ इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क? इंजीनियरिंग वर्क में पॉकेट रेफरेंस का अन्य दूसरे शब्दों को किस नाम से मतलब जानते हैं? पॉकेट रेफरेंस को अन्य दूसरे किस शब्द से जानते हैं? तो वह होता है हमारा हैंडबुक। हैंडबुक होता है जिसको पॉकेट रेफरेंस भी बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे भवन पत्थर द्वारा कितना प्रतिशत जल अवशोषित किया जाता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड, मतलब कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, सोखा जाता है, अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा? बाय ए गुड बिल्डिंग स्टोन। एक अच्छा भवन पत्थर है, जो बिल्डिंग के लिए जो पत्थर यूज किया जा रहा है, जो स्टोन यूज किया जाता है, तो कितना, अगर अच्छा पत्थर है तो वो कितना अवशोषित करना चाहिए जल को? वो 5% से कम अवशोषित करना चाहिए। ठीक है, पूछ रहा था कि अगर कोई बिल्डिंग पत्थर है, बिल्डिंग को बनाने के लिए जो पत्थर यूज किया जा रहा है, तो वो जल को अवशोषित करता है। तो अगर वो एक अच्छी प्रकार का पत्थर है तो वो जल को कितना अवशोषित करना चाहिए? तो वो 5% से कम जल को अवशोषित करना चाहिए, तब माना जाएगा कि वह एक अच्छा भवन पत्थर, एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। लगभग 32 क्वेश्चन थे जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे गए थे और मैंने इसे इकट्ठा किया हुआ था। बाकी मैं आपको बता दूं पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, www.globalit.org। आप वहां से जाकर के इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह मैं यही बोलूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए जो लोग सेकंड ईयर में हैं, आप अपने कॉलेज को छोड़ के जाने वाले होंगे, तो जो बच्चे नए एडमिशन ले रहे हैं उनको बताइए कि नहीं हमारे चैनल से जुड़े और अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आपको फायदा हुआ है तो कोई जबरदस्ती वाला नहीं है कि नहीं आप जबरदस्ती नहीं बताओ। अगर आपको फायदा मिला है तो आप अपने यार दोस्त को भी बताइए कि नहीं भाई यहाँ से पढ़ाई कीजिए, आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू।